उड़े जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का दिल मचले, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार जादू नगरी से, इशारों इशारों में दिल लेने वाले। लाहौर में जन्म लेने वाले ओपी नैयर के ये गाने आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में गूंजते हैं और उस मौसीकार के लाजवाब फन को खराज तहसीन पेश करते हैं जिसने कभी लता मंगेशकर के सामने सर नहीं झुकाया था, ना उन्हें बड़ी गुलकारा समझा, ना उन्हें जिंदगी पर कोई गीत गवाया, बल्कि वो लता को फिरौन समझकर उनको चैलेंज करके उनकी बहन आशा भोसले को सफ़े अव्वल की गुलकारा बनाने में कामयाब हो गए थे और उनकी बहन आशा भोसले से खुफिया शादी भी कर दी थी। ओपी नैयर की लता से दुश्मनी और मुखालफत कभी छुपी नहीं रही। आज भी मौसीकी की तारीख में उनका नाम इस हवाले से लिखा जाता है कि भारत के वो वाहिद मौसीकार थे जिन्होंने सुपरहिट गानों की धुनें इजाद की और अपनी हर फिल्म में हिट कराई, बल्कि फिल्में किसी हीरो की बजाय सिर्फ उनके नाम पर चला करती और हिट हो जाया करती थी। लाहौर ही क्या बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता ने ये मनाजर भी देखे जब ना सोशल मीडिया था ना टीवी आम हुआ था, मगर नई फिल्म के पोस्टर बनाकर उन पर फिल्म के हीरो और हीरोइन की फोटो सजाकर टांगों पर जुलूस निकाला जाता और ढोल बजाकर मजमा इकट्ठा करके फिल्म की मनादी कराई जाती थी। दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद की मशहूरी के लिए यही तरीका इख्तियार किया जाता था, मगर जब भी ओपी नैयर की फिल्म रिलीज होती तो तांगे पर ढोल बजाकर जो पोस्टर लगाए जाते उन पर किसी हीरो की फोटो होती न किसी हीरोइन की, मगर उनमें एक बड़ी तस्वीर लगाकर उस पर लिख दिया जाता ये फिल्म सुरों के जादूगर की है। ओपी नैयर हकीकत में जादूगर थे जो सुरों से दिलों पर मंत्र फूंक देते थे। ऐसा कभी दूसरे मौसीकार को इजाज ना मिला था कि लोग सिर्फ मौसीकार का नाम देखकर ही फिल्म देखने आते थे, मगर ओपी नैयर को यह कमाल हासिल था। ओपी नैयर के बारे में हैरानकुन बात यह है कि वो ज्यादा पढ़े लिखे ना थे, बल्कि वो लिखे हुए गीत भी नहीं पढ़ सकते थे, मगर अपने वजदान की बदौलत उन्होंने मौसीकी में PhD कर रखी थी। वो गैरतमंद और अनाप्रस्त थे, इसी वजह से वो दौलत के ढेर ना लगा सके, मगर 50 की दहाई में एक फिल्म से 1 लाख मुआवजा लेने वाले वो वाहिद मौसीकार थे, इसलिए उन्हें लखा मौसीकार भी कहा जाता था, यानी 1 लाख रुपए लेने वाला मौसीकार। उन्होंने लता के सिवा उस दौर के बाकी गुलकार मोहम्मद रफी, शमशाद बेगम, गीता दत्त और आशा भोसले से बहुत ज्यादा गीत गवाए। गीता दत्त तो उनकी बेहतरीन दोस्त का दर्जा रखती थी। लता से दुश्मनी उन्हें महंगी भी पड़ी थी। शुरू में उन्होंने अपनी फिल्मों के लिए लता से भी गाने गवाना चाहे थे, मगर लता मंगेशकर उन्हें टाइम नहीं देती थी और फिर ओपी नैयर की गैरत ने कभी गवारा न किया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो लता के बगैर ही अपना म्यूजिक देंगे। माहिरीन कहा करते थे कि लता और ओपी नैयर की नाराजगी की वजह से मौसीकी बहुत से अमर गीतों से महरूम रह गई। लता ने फिल्म साजों से कहकर ओपी नैयर का काम भी बंद कराना शुरू कर दिया था और ओपी नैयर ने अपनी गैरत की वजह से भूख भी काट ली, मगर लता के आगे नहीं झुके। हालांकि फिल्म साज कहते कि आप लता जी से सुलह कर लें। ओपी नैयर ने वो वर्क ही फाड़ दिया था जिस पर सुलहनामा लिखा जा सकता था। उनकी गैरत और अना का ये आलम था कि एक बार मोहम्मद रफी उनके गाने की रिहर्सल पर देर से पहुंचे तो उन्होंने 1 साल तक मोहम्मद रफी से गाना नहीं गवाया था। लता और ओपी नैयर की दुश्मनी की एक वजह आशा भोसले भी थी। आशा भोसले लता जी की छोटी बहन थी, मगर उनके साथ भी उनकी शदीद नाराजगी थी। मगर जब ओपी नैयर ने आशा भोसले से गाने गवाने शुरू किए और आशा से रिलेशनशिप भी कायम कर ली तो लता जी अपनी बहन की मुखालफत पर उतर आई। एक दौर वो भी आया जब बम्बई में लता जी और आशा भोसले एक दूसरे के सामने फ्लैट लेकर रहने लगी थी और ओपी नैयर आशा भोसले के पास जाने लगे थे। दोनों में प्रेम शुरू हो गया था। उन दिनों आशा भोसले की अपने शोहर से तलाक हो चुकी थी और वो अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। ओपी नैयर और आशा भोसले बहुत करीब हो गए थे, अक्सर साहिल समुद्र पर भी इकट्ठे जाते, जिससे ये खबरें भी आम हो गई कि दोनों ने शादी कर ली है। ऐसी खबरें सुनकर लता जी का पारा चढ़ जाता और वो आशा भोसले को खरी खरी सुनाती और कहती कि ओपी नैयर से दूर हट जाओ, मगर आशा भोसले को संगीत का जीवन ओपी नैयर ने ही दिया था, उन्हें कैसे छोड़ सकती थी। RD बर्मन से बहुत पहले ओपी नैयर ने आयशा को सफ़े अव्वल की गुलकार बना दिया था। शादी के बाद ओपी नैयर बाकायदा आयशा भोसले की ब्रेन वॉशिंग भी करते और उन्हें इस एहसास से कमतरी से निकालने में मदद देते कि वो अच्छा गा सकती हैं, क्योंकि लता जी जब आयशा भोसले से खफा थी तो उनकी मुखालफत करते मौसीकारों से कहा करती थी कि अब ऐसे बेसुरे लोग भी गाएंगे जो 3rd क्लास फिल्मों में गाते हैं। आयशा अपनी बहन से दब कर रहती थी, इसलिए आशा भोसले इंडिया की B और C कैटेगरी की फिल्म में गाकर अपना घर चलाती थी। एक बार एक सहाफी ने लता जी को बताया कि ओपी नैयर ने आशा भोसले को ठुमरी भी गवा दी है, वो तो बहुत बड़े उस्ताद निकले हैं। इस पर लता जी ने कहा कि ओपी नैयर की कीमत हमारे यहाँ एक चवन्नी के बराबर भी नहीं। ओपी नैयर ने यह बयान पढ़ा तो जवाबन उस सहाफी से कहा कि ये लिखो, मेरी नजर में लता जी की कीमत एक चवन्नी के बराबर है। उस दौर में लता एक गाने का 1000 रुपया लेती थी। ओपी नैयर का जवाबी हमला लता जी को मजीद तैश दिला गया और उन्होंने ओपी नैयर का करियर तबाह करने में कोई कसर न छोड़ी। ओपी नैयर का ये रुझान बचपन से ही मौसीकी की तरफ था।
वो गुलकार बनना चाहते थे। 10 साल की उम्र में उन्होंने पंडित गोविंद राम की मौसीकी में पंजाबी फिल्म दुल्ला भट्टी में भी कोर्स के तौर पर गाने का मौका मिला और इनाम के तौर पर उन्हें 10 रुपए मिले थे। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद उनका पूरा खानदान लाहौर छोड़कर अमृतसर चला गया था। 1949 में वो फिल्म इंडस्ट्री में शनाख्त बनाने के लिए बम्बई चले गए। बम्बई में उनकी मुलाकात मशहूर फिल्म मेकर हदायतकार कृष्ण केवल से हुई, जो उन दिनों फिल्म कनीज बना रहे थे। कृष्ण केवल ओपी नैयर की मौसीकी बनाने के अंदाज से काफी मुतासर हुए और उन्होंने ओपी नैयर को फिल्म में बैकग्राउंड मौसीकी देने की पेशकश कर दी। उन्होंने 1952 में बनने वाली फिल्म आसमां से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इस दौरान ओपी नैयर की क्षमा, छम छम और बाज जैसी फिल्में भी रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्में कोई तासर न कायम कर सकी। 1954 में फिल्मसाज, हदायतकार और अदाकार गुरुदत्त ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की और अपनी फिल्म आर पार की मौसीकी की जिम्मेदारी ओपी नैयर को सौंप दी। ये फिल्म गानों की वजह से सुपरहिट साबित हुई और ओपी नैयर अपनी शनाख्त कायम करने में कामयाब हो गए। इसके बाद उन्होंने पलट कर नहीं देखा। पाकिस्तान के मकबूल तरीन शायर कतील शिफाई ने पाकिस्तान और इंडिया की फिल्मों के लिए दर्जनों यादगार गीत और गजलें लिखी थी। वो ओपी नैयर के बेहतरीन दोस्त थे। उन्होंने अपनी याददाश्तों में इंकशाफ किया था कि ओपी नैयर और आशा भोसले की शादी हो गई थी। इसी वजह से लता उनसे खफा भी थी। उन्होंने लिखा कि 1961 की बात है, जब इंडिया के दोस्त शायरों ने गैर मुल्की होने की वजह से मुझे काम से रोक दिया था। उस जमाने में वहाँ जो 2 मुखलिस दोस्त मिले, उनमें ओपी नैयर का नाम भी शामिल है। ये शख्स इतना खरा, मुंह फट और सच्चा था कि नुकसान उठा लेता मगर सच से बात नहीं आता था। ये उसका वो जमाना था जब उसके ताल्लुकात अपनी दूसरी बीवी आशा भोसले से बिगड़ चुके थे। आशा भोसले और लता मंगेशकर आपस में बहनें हैं। इसी वक्त ओपी नैयर फिल्म में बिल्कुल नवारत थे। लता मंगेशकर ने नैयर साहब को गाने का वक्त नहीं दिया था और रवायत ये है कि नैयर साहब ने उस वक्त तय कर लिया था कि वो जिंदगी भर लता मंगेशकर से गाना नहीं गवाएंगे। चुनांचे उन्होंने अव्वल से आखिर तक ये साबित कर दिखाया कि वो लता के बगैर भी चल सकते हैं। उन्होंने लता की बहन आशा भोसले से शादी कर दी और आशा ने एक इंटरव्यू में ये तस्लीम किया था कि उनकी आवाज में जो एक्सप्रेशन है ये ओपी नैयर की देन है। आशा की तरफ से ये बात करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने ये अल्फाज उस वक्त कहे थे जब वो नैयर साहब से जुदा हो चुकी थी। लता से उनके ताल्लुकात पहले ही खराब थे। अब आशा भोसले से भी कतई ताल्लुक हो गया तो उनके पास ज्यादा काम काज ना रहा, क्योंकि प्रोड्यूसर ज्यादातर इन्हीं 2 आवाजों को पसंद करते थे। इससे एक बार पहले जब मैं इंडिया गया था तो नैयर साहब ने मुझे कहा था कि आप बम्बई आ जाएं तो हम दोनों मिलकर काम करेंगे, क्योंकि मैं शायरी के सिलसिले में अपना स्टाइल थोड़ा सा बदलना चाहता हूँ। पहले मैं बिल्कुल निचली सतह पर काम करता था, अब मैं थोड़ा सा ऊपर आकर काम करूंगा, जिसके लिए मुझे आपकी शायरी की मदद दरकार है। उस बार जब मैं वहां गया तो नैयर साहब बहुत खुश हुए और हर दूसरे तीसरे रोज जगह बदल बदल कर मेरी दावतें करने लगे। लेकिन मैंने महसूस किया कि काम न होने की वजह से वो कुछ तिलमिलाए हुए से रहते हैं। लेकिन ग्यूर इतने थे कि इन दोनों बहनों से मसाहलत करने से वो गुरेज करते थे। लोग ओपी नैयर के इस हद तक मोहतरफ थे कि उन्हें मास्टर ऑफ रिदम कहते थे और पूरे सफे पर उनका नाम देते थे और पिक्चर बिक जाती थी। चुनांचे लोग उनके फन से फायदा उठाना चाहते थे, मगर लता और आशा के अलावा और कोई आवाज नहीं थी जो पूरी फिल्म के बोझ को सहार सके। चुनांचे नैयर साहब भी इस सूरत हाल की वजह से अंदर से हिले हुए थे, मगर वो उनसे सुलह नहीं कर सकते थे। ओपी नैयर का 2007 में इंतकाल हो गया था, मगर अपनी मौत तक उन्होंने लता के साथ अपने ताल्लुकात बहाल नहीं किए थे और इसका दुख बाद में लता जी को भी हुआ। नदामत की वजह से नहीं, बल्कि उस एहसास बर्तरी की वजह से। इस बात का उन्हें दुख था कि वो अपने दौर के सुरों के जादूगर को झुका क्यों ना सकी।